दोस्तों 15 अगस्त को जब पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था, ठीक उसी वक्त ढाका के अंधेरे से उड़ान भरने वाली उस सीक्रेट फ्लाइट TZ-322 के अंदर आखिर कौन बैठा था। रो चीफ के ढाका से लौटते ही ऐसा क्या हुआ है कि बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी DGFI के 6 ऑफिशियल्स रातों रात बैंकॉक के रास्ते सीधे पाकिस्तान के ISI की आकाओं की गोद के अंदर जा बैठे हैं। क्या 1971 का बदला लेने के लिए कोई नया ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? एक तरफ बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान दिल्ली के सामने हाथ जोड़ करके भारत आने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की भीख मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीठ पीछे उनके ही जनरल्स इस्लामाबाद के बंद कमरों के अंदर भारत के खिलाफ कौन सा खूनी खेल रच रहे हैं। आखिर क्यों ढाका, दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच अचानक ये लुका छिपी स्टार्ट हो गई है? अमेरिका और चाइना के पैसों के ऊपर इतरा रहे बांग्लादेश को क्या इस बात का जरा भी अंदाजा है कि भारत सिर्फ एक झटके के अंदर पूरे बांग्लादेश को कैसे प्यासा मार सकता है? 2026 के अंदर खत्म हो रही गंगा जल संधि के उस गुप्त पन्ने के अंदर आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसे याद करते ही तारिक रहमान और उनके जनरल्स के पसीने छूट गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई जासूसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो खौफनाक जियोपॉलिटिकल हकीकत है जो इस वक्त भारत की पूर्वी सीमा पर आकार ले रही है। दोस्तों, आप जो न्यूज चैनल्स पर देखते हैं वो सिर्फ सतही खबरें हैं, लेकिन आज मैं आपको उस गहरे समंदर के अंदर लेकर के जाऊंगा जहां रो ISI और DGFI के बीच में एक ऐसा खामोश और बेरहम शेडो वॉर चल रहा है जिसकी भनक आम आदमी को कभी नहीं लग रही। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2026 की उस रहस्यमयी रात को। ढाका का हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक तरफ आम मुसाफिरों की लाइन थी, लेकिन दोस्तों VIP लाउंज के अंदर एक अलग ही हलचल थी। थाई एयरवेज की फ्लाइट संख्या TZ-322 रनवे पर दौड़ती है और आसमान के अंधेरे के अंदर गुम हो जाती है। दुनिया की नजरों में यह बैंकॉक जाने वाली एक सामान्य फ्लाइट थी, लेकिन भारत के खुफिया ग्रिड पर लाल बत्तियां जल चुकी थी। इस फ्लाइट के अंदर कोई आम मुसाफिर नहीं थे, बल्कि बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस DGFI के 6 आला अधिकारी सवार थे। कर्नल मगफुज उल बारी के नेतृत्व में विंग कमांडर इमरुल कैस, मोहुद्दीन मोहम्मद आसिफ, स्क्वाड्रन लीडर रेहान मोहम्मद चौधरी, मुराद हुसैन तुषार और खंडोकर अरिफुल इस्लाम, ये 6 नाम उस सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे जिनका अंतिम पड़ाव बैंकॉक नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद था। दोस्तों, यहां पर क्या आपको जरा भी लगता है कि ये उड़ान अचानक भरी गई थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट ठीक उसी दिन लिखी जा चुकी थी जब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख का ढाका का गुप्त दौरा खत्म हुआ था। रॉ चीफ की ढाका से वापसी और उसके तुरंत बाद DGFI ऑफिशियल्स का इस्लामाबाद भागना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंदर इत्तेफाक जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये उस बिसात की एक चाल थी जो अगस्त 2024 के अंदर शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही बुनी जा रही थी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ढाका के साथ मिलकर के आखिर कौन सा बड़ा गेम प्लान तैयार कर रही है। दोस्तों, इस पूरे खुफिया चक्रव्यूह को डिकोड करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगस्त 2024 के अंदर जब छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों ने बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेता शेख हसीना को रातों रात देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, तब ढाका के अंदर सत्ता का एक भयानक शून्य पैदा हुआ। हसीना को अपनी जान बचा करके भारत की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व के अंदर एक अंतरिम सरकार बनी। यूनुस का काम सिर्फ चुनाव करवाना था, लेकिन उनके करीब 2 साल के कार्यकाल के अंदर बांग्लादेश की विदेश नीति की धुरी पूरी तरह से घूम गई। यूनुस प्रशासन ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते उन पुरानी रेडिकल ताकतों को फिर से जिंदा कर दिया जिन्हें शेख हसीना ने अपने 15 साल के शासनकाल के अंदर कुचल करके रख दिया था। दोस्तों, जमात इस्लामी और पाकिस्तान समर्थक धड़े फिर से ढाका की सड़कों पर सिर उठाने लग गए। चाइना के साथ में गुपचुप समझौते बढ़ने लग गए। फिर 2026 की शुरुआत के अंदर चुनाव हुए और सत्ता के अंदर वापसी हुई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP की।
तारिक रहमान जो सालों से लंदन के अंदर निर्वासित जीवन जी रहे थे, वो रातों रात बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए। तारिक रहमान की सत्ता में आते ही बांग्लादेश की सेना और खुफिया एजेंसी डीजीएफआई के ढांचे के अंदर भयंकर बदलाव हुए। मार्च 2026 के अंदर मेजर जनरल केसर राशिद चौधरी को डीजीएफआई का नया महानिदेशक बनाया गया। ये नियुक्ति कोई सामान्य रूटीन ट्रांसफर नहीं था। कार्यभार संभालने के कुछ ही हफ्तों के बाद में 1 अप्रैल 2026 को मेजर जनरल चौधरी सीधे इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना के टॉप ऑफिशियल्स, कमांडर्स और आईएसआई के आकाओं के साथ में बंद कमरों के अंदर लंबी गुफ्तगू की। इससे पहले दोस्तों वो मार्च के महीने के अंदर भारत भी आए थे, लेकिन नई दिल्ली में उन्होंने जानबूझकर के जो कुछ किया वो भारत के लिए एक सीधा कूटनीतिक संदेश था। नई दिल्ली के अंदर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिकारियों से मुलाकात तो की, लेकिन बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह द्वारा आयोजित डिनर का सरेआम बहिष्कार कर दिया। कूटनीति की भाषा के अंदर इसका मतलब था कि बांग्लादेश अब भारत के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल करके पाकिस्तान और चाइना की गोद में बैठने की तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों आपके दिमाग में इस सवाल जरूर हथौड़ी की तरह कौंध रहा होगा कि जब हमारे पड़ोस के अंदर इतना बड़ा खेल हो रहा है तो हमारी खुफिया एजेंसी रॉ क्या कर रही है? क्या भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की टीम हाथ पर हाथ धरे बैठी है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको पर्दे के पीछे चल रहे उस शेडो वॉर के अंदर मिलेगा, जिसे भारत ने बहुत ही आक्रामक तरीके से लॉन्च कर दिया है। रॉ बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि पाकिस्तान की आईएसआई इस वक्त 1971 के सरेंडर का बदला लेने की फिराक में है। पाकिस्तान की इकोनॉमी भले ही वेंटिलेटर पर हो, लेकिन भारत को लहूलुहान करने की उनकी नीयत के अंदर कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य भारत की पूर्वी सीमा यानी कि बांग्लादेश को कश्मीर की तरह अशांत करना है, ताकि भारतीय सेना और संसाधनों को 3 फ्रंट वॉर के अंदर उलझाया जा सके। यानी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना और एक तरफ बांग्लादेश, 3 फ्रंट वॉर। दोस्तों रॉ चीफ का ढाका जाना भी कोई शिष्टाचार भेंट नहीं थी, वो एक सख्त अल्टीमेटम था। भारतीय खुफिया ग्रिड ने डीजीएफआई और आईएसआई के बीच हो रहे हर डिजिटल और ह्यूमन संचार को इंटरसेप्ट कर लिया है। दोस्तों रॉ ने ढाका के अंदर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की आंखों के अंदर आंखें डालकर के ये स्पष्ट कर दिया कि अगर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, खासतौर पर असम, मेघालय और त्रिपुरा के अंदर उग्रवाद फैलाने के लिए किया गया, तो भारत के जवाबी कदम इतने घातक होंगे कि ढाका की सत्ता उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि 2001 से 2006 के बीच में जब बांग्लादेश के अंदर बीएनपी का शासन था, तब उल्फा और एनडीएफबी जैसे आतंकी गुटों के कैंप बांग्लादेश के अंदर धड़ल्ले से चला करते थे। भारत किसी भी कीमत पर उस इतिहास को दोहराने नहीं देगा। रॉ इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। इसके तहत डीजीएफआई के उन 6 ऑफिशियल्स की पल पल की लोकेशंस और उनकी मीटिंग्स को ट्रेस किया जा रहा है, जो बैंकॉक के रास्ते इस्लामाबाद गए हैं। दोस्तों रॉ ये पता लगाने के अंदर जुटी है कि क्या पाकिस्तान हथियारों की कोई नई खेप, ड्रोन टेक्नोलॉजी या साइबर वॉरफेयर का कोई सेटअप कोकस बाजार या फिर चटगांव के समुद्री रास्तों से म्यांमार के विद्रोही गुटों तक पहुंचाने की योजना बना रहा है, ताकि वहां से इसे भारत के पूर्वोत्तर के अंदर धकेला जा सके। अब दोस्तों दूसरा मोर्चा है स्ट्रेटेजिक पेनिट्रेशन का। रॉ ने बीएनपी सरकार के अंदर मौजूद उन यथार्थवादी नेताओं और बांग्लादेशी सेना के उन कमांडर्स के साथ में एक डीप बैक चैनल संपर्क बना लिया है, जो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जाने का मतलब बांग्लादेश का पूर्ण आर्थिक विनाश है। लेकिन दोस्तों यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो सवाल हर सच्चे भारतीय के मन में भी उठ रहा है। जब तारिक रहमान की पार्टी का इतिहास इतना भारत विरोधी रहा है, जब उनका डीजीएफआई सीधे आईएसआई के साथ मिलकर के साजिशें रच रहा है, तो भारत तारिक रहमान को इतना भाव क्यों दे रहा है? भारत उन्हें ब्रिक्स और बिम्स्टेक जैसे वैश्विक मंचों पर क्यों बुला रहा है? भारत सरकार सीधे तौर पर तारिक रहमान सरकार का बहिष्कार करके उन्हें घुटनों पर क्यों नहीं ला देती है? ढाका के अंदर भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी क्यों कह रहे हैं कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं और हम तारिक रहमान के भारत दौरे की उम्मीद कर रहे हैं? तो दोस्तों यहीं पर आम आदमी की सोच और एक सुपर पावर की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर फर्क नजर आ जाता है।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंदर भावनाओं, गुस्से या फिर ईगो की कोई जगह नहीं होती। यहां सिर्फ भूगोल, इकोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट काम करता है। भारत की ये कूटनीति कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्ट्रेटेजिक पैशंस और कैलकुलेटेड एंगेजमेंट है। भारत अगर आज तारिक रहमान को झटके से पटक देता है तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अब दोस्तों यहां सवाल ये खड़ा होता है कि भारत क्यों नहीं कर रहा, तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा भूगोल यानी कि जियोग्राफी। दोस्तों आप अपना इतिहास बदल सकते हैं, अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना भूगोल और अपने पड़ोसी को नक्शे से नहीं मिटा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर लंबी सरहद है। ये भारत की किसी भी देश के साथ में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत की 5 राज्य वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सीधे तौर पर बांग्लादेश से जुड़े हैं। इससे भी दोस्तों बड़ा खतरा है भारत का चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। ये वो संकरा रास्ता है जो पूरे पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। दोस्तों एक जगह पर यह कॉरिडोर मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा ही है। अब जरा एक डरावने सिनेरियो की कल्पना कीजिए, अगर भारत आज गुस्से में आकर के तारिक रहमान से रिश्ते तोड़ लेता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि बांग्लादेश पूरी तरह से चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई की गोद में बैठ जाएगा। अगर चाइना और पाकिस्तान की सेनाएं ढाका के पूर्ण समर्थन के साथ में भारत के चिकन नेक से मात्र 50 किलोमीटर दूर आकर के बैठ जाएं तो ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा दुस्वप्न होगा। भारत किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को दूसरा मालदीव या श्रीलंका नहीं बनने दे सकता है, जहां चाइना ने कर्ज के जाल में फंसा करके अपना गहरा प्रभाव जमा लिया था। भारत की नीति साफ है, दुश्मन को दूर से धमकाने से बेहतर है उसे अपने आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव के घेरे के अंदर बांध करके रखा जाए। अब दोस्तों बांग्लादेश को ना छिटकने का जो दूसरा कारण है वो है हमारी आर्थिक और ढांचागत निर्भरता। दोस्तों पिछले 15 सालों के अंदर भारत ने शेख हसीना के साथ मिलकर के बांग्लादेश के माध्यम से पूर्वोत्तर तक पहुंचने के लिए रेल, सड़क और जलमार्ग का एक विशाल ट्रांजिट नेटवर्क तैयार किया है। अगर भारत के रिश्ते खराब होते हैं तो अगरतला, गुवाहाटी और शिलोंग तक माल पहुंचाने का खर्च और समय कई गुना बढ़ जाएगा। तारिक रहमान को साथ लेकर के चलने में ही भारत का राष्ट्रीय हित छिपा है, ताकि ये रणनीतिक ट्रांजिट रूट हर हाल के अंदर खुला रहे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, तारिक रहमान को भारत की इस मजबूरी का फायदा उठाने दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत के पास में इस वक्त कूटनीति का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मौजूद है और ब्रह्मास्त्र है शेख हसीना। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना का ट्रम्प कार्ड भारत के पास में मौजूद है। भारत तारिक रहमान को इसलिए भी एंगेज कर रहा है क्योंकि शेख हसीना इस वक्त दिल्ली के अंदर सुरक्षित बैठी है। बांग्लादेश की एक विशेष ट्राइब्यूनल उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी की सजा सुना चुकी है और ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। बांग्लादेश सरकार ने तो यहां तक शर्त रख दी है कि तारिक रहमान भारत तभी आएंगे जब भारत शेख हसीना को सौंप देगा या कम से कम प्रत्यर्पण के लिए कोई अनुकूल माहौल बना देगा। लेकिन दोस्तों भारत सरकार बहुत शातिर और कानूनी तरीके से इस मामले को हैंडल कर रही है। भारत का विदेश मंत्रालय साफ कह चुका है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध कानूनी जांच के दायरे में है। दुनिया जानती है कि भारत शेख हसीना को वापस कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि यह भारत के कूटनीतिक इतिहास पर एक बदनुमा दाग होगा कि उसने अपने सबसे वफादार सहयोगियों को मौत के मुंह के अंदर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों हसीना की भारत के अंदर मौजूदगी तारिक रहमान के सिर पर लटकती एक नंगी तलवार है। तारिक रहमान को यह खौफ है कि अगर वो सीमा पार करते हैं या पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकते हैं तो भारत शेख हसीना की अवामी लीग के बचे हुए लाखों कैडर्स को गुप्त रूप से समर्थन देकर के बांग्लादेश के अंदर फिर से एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है। दोस्तों हसीना ने हाल ही के अंदर बयान दिया कि वो दिसंबर तक वापस अपने देश में लौट सकती हैं। ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि तारिक रहमान के लिए दिल्ली की तरफ से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा था। दोस्तों भारत तारिक रहमान को ये जता रहा है कि सत्ता की चाबी अभी भी दिल्ली के पास में है। अब दोस्तों बात करते हैं उस असली वजह की जिसने तारिक रहमान की रातों की नींद उड़ा रखी है। बांग्लादेश की सरकार बाहर से भले ही चाइना और अमेरिका के पैसों पर इतरा रही हो, लेकिन दोस्तों अंदर से उनकी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह कांप रही है। ब्रुनेई दारुसलाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एहसान उल्लाह ने अपने एक रिसर्च पेपर के अंदर बांग्लादेश की इस खौफनाक हकीकत को बेपर्दा किया है।
24 नवंबर 2026 की तारीख है। दोस्तों ये वो तारीख है जब बांग्लादेश सबसे कम विकसित देशों यानी कि एलडीसी की श्रेणी से बाहर आ जाएगा। बाहर से देखने पर यह सम्मान की बात लगती है, लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्र की भाषा के अंदर यह बांग्लादेश के लिए एक टाइम बॉम्ब है। एलडीसी से बाहर आते ही बांग्लादेश को अमेरिका और यूरोप के अंदर जो ड्यूटी फ्री यानी कि बिना टैक्स के एक्सपोर्ट करने की छूट मिलती है वो रातों रात खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी का 80% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि कपड़ा उद्योग पर टिका है। जैसे ही ये छूट खत्म होती है बांग्लादेश का एक्सपोर्ट धड़ाम से गिरेगा और लाखों लोग रातों रात बेघर हो जाएंगे। अमेरिका बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है और चाइना वहां का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जो उन्हें कच्चा माल सप्लाई करता है। दोस्तों तारिक रहमान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान उन्हें आतंकवाद, स्लीपर सेल्स और धार्मिक कट्टरवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। पाकिस्तान खुद कटोरा लेकर के आईएमएफ के दरवाजे पर भीख मांग रहा है तो वो बांग्लादेश को क्या देगा। रहमान को पता है कि अगर उन्हें अपने डूबती हुई इकोनॉमी को बचाना है तो उन्हें भारत के 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार, भारत की सस्ती बिजली और भारत से बहने वाली नदियों की सख्त जरूरत है। और दोस्तों यही वो पॉइंट है जहां भारत का सबसे खतरनाक और खामोश हथियार सामने आता है, जल कूटनीति यानी कि वाटर डिप्लोमेसी। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदियां साझा होती हैं। तीस्ता नदी के पानी को लेकर तो विवाद चल ही रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा और खौफनाक खतरा गंगा जल संधि का है। 1996 के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के पानी को लेकर के 30 साल की एक संधि हुई थी। ये संधि 2026 के आखिर के अंदर खत्म हो रही है। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर भारत सरकार इस संधि को रिन्यू करने से मना कर दे या अपनी शर्तें इतनी कड़ी कर दे कि बांग्लादेश को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़े तो क्या होगा। बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र सूखे और जल संकट के चपेट में आ जाएगा। भारत के पास में पानी के रूप में एक ऐसा अचूक हथियार है जिसके आगे ना तो पाकिस्तान की आईएसआई कुछ कर सकती है और ना ही चाइना की कोई हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों तारिक रहमान और उनके जनरल्स को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारत अगर अपनी पर आ गया तो वो बिना एक भी गोली चलाए पूरे बांग्लादेश को प्यासा मार सकता है। और यही वजह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर समिट के लिए तारिक रहमान को आमंत्रित किया तो ढाका के अंदर हड़कंप मच गया। भारत ने यह न्योता बहुत ही स्मार्ट तरीके से बिम्स्टेक के अध्यक्ष के तौर पे दिया है। यह भारत की चाणक्य नीति का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर भारत सीधे द्विपक्षीय वार्ता का न्योता देता तो तारिक रहमान पर अपने देश के कट्टरपंथियों का दबाव होता कि वो शेख हसीना की वजह से इस न्योते को ठुकरा दें। लेकिन दोस्तों ब्रिक्स और बिम्स्टेक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का न्योता देकर के भारत ने गेंद तारिक रहमान के पाले के अंदर डाल दी है। अगर वो नहीं आते हैं तो वो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे ब्रिक्स समूह का अपमान करेंगे, जिसके अंदर रशिया है, चाइना है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, साथ ही उसके अलावा उसके जो प्लस के मेंबर्स हैं वो भी हैं। तारिक रहमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएंगे। भारत इस वक्त ढाका के साथ में माइंड गेम खेल रहा है। एक तरफ भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी इतनी बड़ी मीठी भाषा के अंदर कह रहे हैं कि दो संप्रभु देशों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, हमारा मकसद एक सुनहरा दौर लाना है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ भारत अपने कूटनीतिक मोहरों को कस भी रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना के बनगांव से बांग्लादेशी राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या के जिन 2 आरोपियों को मार्च के अंदर गिरफ्तार किया था, भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंपने से साफ इनकार कर रहा है। भारत हर एक मोहरे, हर एक मुजरिम और हर एक समझौते का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सौदेबाजी के लिए कर रहा है। दोस्तों अब हम इस खौफनाक खेल के क्लाइमेक्स पर पहुंच चुके हैं। पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि इस वक्त दक्षिण एशिया के अंदर एक अदृश्य लेकिन बेहद खौफनाक खुफिया युद्ध चल रहा है। तारिक रहमान 50% से ज्यादा संभावनाओं के साथ में भारत आएंगे। जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में दिल्ली के साउथ ब्लॉक के किसी बंद कमरे के अंदर बैठेंगे तो यकीन मानिए कि बाहर आने वाली प्रेस रिलीज के अंदर वो सच्चाई कभी नहीं बताई जाएगी जो उस बंद कमरे के अंदर घटेगी। उस कमरे के अंदर भारत तारिक रहमान के सामने बहुत ही क्लियर और सख्त लक्ष्मण रेखा खींच
जीतेगा। उस लक्ष्मण रेखा के पार भारत का विशाल बाजार होगा, आर्थिक पैकेज होगा, गंगा जल संधि का नवीनीकरण होगा, ट्रांजिट रूट से होने वाली अरबों डॉलर की कमाई होगी और सबसे बड़ी बात, ढाका के अंदर तारिक रहमान की एक स्थिर सरकार की गारंटी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर तारिक रहमान ने वो लक्ष्मण रेखा पार की, अगर उन्होंने आईएसआई के साथ मिलकर के भारत के पूर्वोत्तर के अंदर अस्थिरता फैलाने की एक भी कोशिश की, तो उस रेखा के पार सिर्फ तबाही होगी। दोस्तों, भारत शेख हसीना के कार्ड का इस्तेमाल करके बांग्लादेश के अंदर रातों रात एक नया राजनीतिक भूचाल ला देगा। पानी से लेकर के व्यापार तक एक ऐसी नाकेबंदी की जाएगी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी घुटनों के बल आ जाएगी। आईएसआई ऑफिशियल से मिलने पाकिस्तान गए डीजीएफआई के वो 6 अधिकारी होटल्स में बैठकर के भले ही कितने भी खूनी मंसूबे क्यों ना बांध लें, लेकिन रॉ का सिंडिकेट उनसे हमेशा से 2 कदम आगे रहता है। तारिक रहमान को आज नहीं तो कल ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के साथ में दोस्ती एक ऐसी दिमक की तरह है जो बांग्लादेश के बचे कुचे आर्थिक तंत्र को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देगी। भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है, हम अपने पड़ोसी को नक्शे से हटा नहीं सकते, इसलिए उसे झटके से पटकने के बजाय उसे आर्थिक, भौगोलिक और कूटनीतिक मजबूरियों के एक ऐसे मजबूत जाल के अंदर फंसा कर रखेंगे कि वो चाहकर के भी हमारे दुश्मनों के हाथ का खिलौना न बन पाए। अब दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? आप भी अपनी बात जरूर रखें, कमेंट्स में अपनी राय बिल्कुल लिखें। नमस्कार दोस्तों।